हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज में लेक्चर नंबर 1 को फिनिश किया था, जहां पर हमने सारे एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन लगाने की कोशिश की थी, जिसमें हमने चार्टर एक्ट्स वगैरह, रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह को कवर करने की कोशिश की थी। राइट फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अप टिल इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 फिनिश किया है। आज जो क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, वो होने वाले सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप यूपीएससी प्रीलिम्स में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई फेडरल फीचर की बात कर रहा है, तो जब भी आपको ये वर्ड सुनाई देता है फेडरल, सो फेडरल फीचर की जब भी बात होती है, तो अगर फेडरेशन को कंपेयर करना, तो आप डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसके साथ कंपेयर करना स्टार्ट करोगे? यूएसए के साथ। तो यूएसए के साथ इसको कंपेयर करते चलना है। तो पहला स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड नॉट इजीली अमेंडेबल। यस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज ऑल्सो रिटन एंड इट इज ऑल्सो नॉट इजीली अमेंडेबल। सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फेडरल फीचर है, ये बात बिल्कुल सही है। अब भाई फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन में आपको ध्यान रखना है एक चीज, दैट स्टेट्स आर पावरफुल। स्टेट्स कैसे होते हैं? यहां पर पावरफुल होते हैं, बट नॉट एज पावरफुल एज सेंटर, बट स्टिल स्टेट्स आर पावरफुल। जहां पर स्टेट्स पावरफुल होते हैं वहां पर फेडरल पॉलिटी चलती है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर। अब भाई क्या स्टेट गवर्नमेंट फेडरेशन के अंदर अपनी अथॉरिटी सेंटर से डिराइव करते हैं? अगर मध्य प्रदेश अपनी अथॉरिटी यूनियन या सेंटर से डिराइव करेगा तब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज मध्य प्रदेश ऑल्सो डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सो स्टेट्स गवर्नमेंट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फ्रॉम द सेंटर। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 3 को देख लेते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन राज्यसभा। क्या सारे स्टेट्स का राज्यसभा के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है? देखो, राज्यसभा मतलब हमारा अपर हाउस। तो अगर मैं यूएस की बात करता हूं तो यूएस में तो यस, ऑल स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ऑल स्टेट्स हैव 2 सीट्स इन देयर अपर हाउस। लेकिन हमारे यहां पर इक्वालिटी प्रिंसिपल नहीं चलता इन केस ऑफ राज्यसभा। हमारे यहां पर पॉपुलेशन का प्रिंसिपल चलता है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा, उसको राज्यसभा के अंदर उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। सो वी डू नॉट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन राज्यसभा। सो मेरा 2 और 3 स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे और 1 सही हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एम्फेसाइजेस ऑन द। किसके बारे में बात कर रहा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया और यूके में चलती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रांस और अमेरिका में चलती है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोगों को पता है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और इन केस ऑफ इंडिया इट इज लोकसभा। तो भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, तो वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं होता है। सो ये वाला तो फीचर किसका है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है। सेकंड देख ले, सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखना, बात कर रहा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एम्फेसाइजेस ऑन सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या सब लोगों को वोट देने का अधिकार है? तो भाई इंडिया में तो है, और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, लेकिन यूएसए में भी तो सब लोगों को वोट देने का अधिकार है, फ्रांस में भी तो सब लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कोई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एम्फेसाइज नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरे यहां पर इररिलेवेंट हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। यस, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और लोकसभा। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरे यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्या बोल रहा है? डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिपेंडेंट बॉडी। भाई ये तो यूएस में भी होता है, इंडिया में भी होता है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होता है। तो ये भी यहां पर क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आया था, तो देख लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या मेरिट्स होते हैं, कि उसकी क्या अच्छाइयां हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट टॉक्स अबाउट हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करता, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। इट प्रिवेंट डेस्पोटिज्म। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहां पर रूल करते हैं, कैबिनेट रूल करता, बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर मान लो सरकार गिरती है तो रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट बन सकती है, प्रेसिडेंट बना सकते हैं चाहे तो, वाइडर रिप्रेजेंटेशन रहता है अगर कलेक्टिव गवर्नमेंट वगैरह बनती है, तो कोएलिशन गवर्नमेंट वगैरह बनती है। तो डीमेरिट्स भी होते हैं, अनस्टेबल गवर्नमेंट हो सकता है, नो गवर्नमेंट है सिक्योर्ड क्लियर कट मेजोरिटी इन लोकसभा, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसी चेंज हो जाती है। यहां पर भी डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट चलती है। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रूल करता है, लेकिन उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रहते हैं, टू हुम वी कॉल कैबिनेट, actually they are the rulers. Okay, it is against separation of power because
एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस चलता है, तो इसका प्रो भी है कौन भी है, ध्यान रखना है। एंड इट इज गवर्नमेंट बाय एमएचओर्स, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने चार्ट बना रखा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों के अंदर मैंने प्रॉपर डिफरेंशिएशन दे रखा है। काफी टाइम टेकिंग है, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आप लोग आराम से इसको घर पे बैठ के देख लेना और अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर लेना। और यहाँ पर मैंने उसके सारे बारे में डिफरेंस वगैरह दे रखे हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों सिस्टम के दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट हमने कहां से डिराइव किया है, कैबिनेट मिशन प्लान। भाई कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 इट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करता, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी इसने कुछ नहीं बताया, तो ये तो नहीं हो सकता। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाई लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया था कि जिससे हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिराइव कर लिया, आंसर इज नो। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1858 जिसको हम द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो भाई एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया तो कब आया था, इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय की पोस्ट को क्रिएट करा था, याद आया होगा, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में बैठा करता था, तो ये तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद वाला एक्ट है ना। सो यहां पर क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, वहां के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबॉलिश कर दिया गया था और क्राउन ने डायरेक्टली टेक ओवर कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। तो लास्ट ऑप्शन जो है वही बचा, तो अब यही होगा कि द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको कल हमने बहुत डिटेल वगैरह में डील भी किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन कौन से फीचर हमने बोरो किए, सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन, वेदर इट इज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इमरजेंसी प्रोविजन वो भी हमने कहां से कॉपी किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर भी कहां से कॉपी किया, यहां से। जुडिशरी और फेडरल स्ट्रक्चर मींस स्टेट्स आर also important, states are also powerful and they derive their authority from the constitution, क्योंकि आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 also talks about क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, उसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बनाने की बात करी थी कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वैसे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना चाहता था, लेकिन ये फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया। व्हाई, बिकॉज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन, और ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मैंने अगेन चार्ट दे रखा है कि कहां से कौन से फीचर कॉपी किए हैं हमने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको चार्ट को पॉज करके आराम से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। As per the views of John Rawls, the only way we can arrive at the fair and just rule is, भाई ये क्वेश्चन इस टाइप के यूपीएससी में आते हैं। अब ये जॉन रॉल ने क्या बात बोली थी, वो क्या सोचता था, तो ये तो अगर आपको पता है आप तो ही इसको आंसर कर पाओगे। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं कि जॉन रॉल के अकॉर्डिंग द ओनली वे इन विच यू कैन अराइव एट द फेयर एंड जस्ट रूल इज, दैट इज if we imagine ourselves to be in a situation in which we have to make a decision about how society should be organized without presuming our position, तो ये इसका आंसर होने वाला है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज इट इज बेटर टू स्किप दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाट डिफरेंशिएट्स अ नेशन स्टेट फ्रॉम अ स्टेट, भाई नेशन स्टेट और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि नेशन क्या होता है और फिर ये स्टेट से कैसे अलग होता है। तो जब भी मैं नेशन स्टेट की बात करता हूं तो नेशन स्टेट में क्या क्या होता है। सो फर्स्ट इट टॉक्स अबाउट सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, मतलब ये किसके बारे में बात करता है, सोशल कल्चरल एंटिटी के बारे में बात करता है, प्लस लीगल प्लस पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में बात करता है। तो अगर स्टेट की बात करता हूं तो स्टेट क्या होता है, तो देखना स्टेट में कौन होता है, बोले एक परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए एंड कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट। इसका मतलब वो एक सॉवरेन भी होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं स्टेट की, तो क्या इंडिया इज अ स्टेट, वेदर इंडिया इज अ स्टेट और नॉट। सो देखते हैं, वी हैव अ परमानेंट पॉपुलेशन, सो यस इस केस में इंडिया एक स्टेट है। डिफाइंड टेरिटरी, यस वी हैव अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी, गवर्नमेंट भी है एंड वी हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स, तो इस केस में इंडिया एक स्टेट है। लेकिन व्हाट इफ आई टॉक अबाउट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में देखें, अफगानिस्तान इज ऑल्सो हैविंग अ पॉपुलेशन, अफगानिस्तान ऑल्सो हैव अ डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट भी है भले तालिबान की है, और वो दूसरी कंट्रीज के साथ इवन अमेरिका के साथ क्या हुए, रिलेशन में भी एंटर हो गए। सो अफगानिस्तान इज ऑल्सो अ स्टेट। लेकिन जब मैं बात करता हूं नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट में ये सारी चीजें तो आती हैं जो स्टेट है, प्लस उसमें सोशल कल्चरल एंटिटी भी ऐड हो जाती है, जहां पर कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री की बात की जाती है। तो देख लेते हैं यहां पर क्या होगा। स्टेट इज ओनली लीगल पॉलिटिकल एंटिटी, यस
वेयर एज नेशन स्टेट इज लीगल पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल सोशल एंटिटी। तो दिस शुड बी द आंसर, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विद रेफरेंस टू 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 8th शेड्यूल की बात कर रहा है, आप सभी लोगों को पता है 8th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, आप सब लोगों को पता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है, तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस ओनली क्लासिकल लैंग्वेज। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ क्लासिकल लैंग्वेज है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस क्लासिकल एज वेल एज नॉन क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लासिकल मतलब क्या, सिर्फ तमिल, तेलुगु, उड़िया है ना, संस्कृत, क्या सिर्फ ये है? नहीं, वहां पर कश्मीरी भी है, वहां पर कोंकणी भी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लासिकल एज वेल एज नॉन क्लासिकल लैंग्वेजेस। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी ट्राइबल लैंग्वेज। क्यों? क्यों? बोडी लैंग्वेज नहीं है, बोडो लैंग्वेज नहीं है बोडो लैंग्वेज, एंड बोडो इज अ ट्राइबल लैंग्वेज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 2 भी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इट टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस, और ये 22 लैंग्वेजेस में ध्यान रखना है, इंग्लिश इज नॉट देयर, इंग्लिश इज नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस। सो इंग्लिश नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो इंक्लूड्स 2 ट्राइबल लैंग्वेज, बोडो एंड संथली, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। क्लासिकल लैंग्वेज बोले 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है, कौन सी? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और मलयालम। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज नॉन क्लासिकल लैंग्वेजेस। अगर मैं बात करता हूं कौन सी 22 लैंग्वेजेस है, तो एक बार जल्दी से लिस्ट देख लेते हैं। 22 लैंग्वेजेस में आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, है ना, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। अब ये देखो, जो क्लासिकल नहीं है वो नॉन क्लासिकल है, ट्राइबल भी है इसमें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो उर्दू भी यहां पर दी हुई है, बट इंग्लिश इज नॉट देयर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस गिवन इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ओनली 14 लैंग्वेजेस थी, और आज के समय कितनी है? 22 लैंग्वेज है। अगर किसी लैंग्वेज को ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? अगर ऐड करोगे तो आप 8th शेड्यूल में क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। और अगर 8th शेड्यूल को चेंज करोगे तो फिर आपको क्या लाना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। सो अगर आपको किसी भी लैंग्वेज को हटाना है या चेंज करना है या और एड ऑन करना है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना है या एमपीपीएससी की तैयारी करना है, तो परसिवरेंस आईएएस आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में न्यू बैचेस लेके आया है, जिसकी प्राइस होने वाली ओनली 4500 रुपीज़, जिसके लिए आपको 1 ईयर की कंप्लीट वैलिडिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स इन डिटेल बढ़िया तरीके से कवर करवाए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, बढ़िया लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजनिंग वाला है। आजकल यूपीएससी ने 2022 में पहली बार ऐसा ट्रेंड दिया, 2023 में ट्रेंड को बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया, तो कोशिश उम्मीद की जा रही है कि अभी 2024 2025 में भी इस टाइप का ट्रेंड कंटिन्यू होगा। सो अभी तो हम 2024 के लिए कर रहे हैं, तो देख लेते हैं असर्शन रीजनिंग क्या बोल रहा है। असर्शन बोल रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर आर सुपीरियर टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स। भाई अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर आर सुपीरियर टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स? यस, हमको ये चीज पता है कि भाई हमारे यहाँ पे ऑल्दो स्टेट्स ऑल्सो डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सेंटर इज मोर पावरफुल बिकॉज सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट्स ऑल्सो। तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन इज करेक्ट। रीजन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट है? इवन द वर्ड फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज क्वासी फेडरल, नॉट फेडरेशन। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि आर्टिकल 1 क्लियरली बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो रीजन तो मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव व्हिच ऑफ दीज इज आर करेक्ट? तो असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। सो ए इज करेक्ट एंड आर इज अनकरेक्ट। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है वो आर्टिकल 256 टू 263 में डील किए जाते हैं, और आर्टिकल 257 क्लियरली ये चीज बताता है दैट्स एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल एक्सटेंड टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स इन द मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। सेंटर कैन मेक रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन मैटर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज इन द स्टेट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और अगर स्टेट उन रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं कर पाता तो मान लिया जाता है कि स्टेट मशीनरी हैज फेल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड एंड इट इज द ग्राउंड फिट फॉर द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
ये बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक ही वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। बाईकैमरलिज्म कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। बाईकैमरलिज्म, अगर मैं बात करता हूँ बाईकैमरलिज्म की, तो कल भी हमने समझा था बाईकैमरलिज्म मीन्स हैविंग 2 हाउसेस, है ना। बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है कि 2 हाउसेस होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, सेंटर में बाईकैमरलिज्म है, यस बाईकैमरलिज्म है बिकॉज पार्लियामेंट इज हैविंग 2 हाउस, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश तो यूनिकैमरलिज्म है, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा हाउस नहीं है। तो बाईकैमरलिज्म मतलब 2 हाउस। सो बाईकैमरलिज्म कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। क्या फेडरल सिस्टम में हो सकता है? फेडरेशन मतलब जब भी मैंने बोला तो किससे कंपेयर करोगे? यूएसए। तो क्या यूएसए में 2 हाउसेस हैं? हाँ, यूएसए में वहां पर भी क्या है, वहां की पॉलिटी में भी 2 हाउसेस होते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहां पर एग्जिस्ट कर सकती है, हाँ यहां पर एग्जिस्ट कर सकती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूं इंडिया, ब्रिटेन। क्या इंडिया में भी 2 हाउसेस है? यस, इंडिया में भी 2 हाउसेस है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब मेरा ए और बी तो करेक्ट हो नहीं सकता, 2-2 आंसर तो हो नहीं सकते। इसका मतलब मेरा आंसर तो आने वाला है ऑल ऑफ द अबव, तो आ चुका है। सी क्या बोल रहा है? यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं क्या 2 हाउसेस? यस, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। तो वहां पर भी 2 हाउसेस है पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां पर भी बाईकैमरलिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। सो बाईकैमरलिज्म कैन एग्जिस्ट इन ऑल ऑफ दी अबव। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। बाईकैमरलिज्म मींस हैविंग 2 हाउसेस, लेजिस्लेटिव चैम्बर्स। फेडरेशन की बात करें तो इंडिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ब्रिटेन और इंडिया यहां पर भी है। और अगर यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो आयरलैंड, और वहां पर भी क्या है, बाईकैमरलिज्म एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगर जिसको ये वर्ड के बारे में पता है तो इसका आंसर डेफिनेटली करेक्ट करेगा। इंडिया इज अ रिपब्लिकन पॉलिटी बिकॉज, भाई जो पॉलिटी होती है वो 2 टाइप की हो सकती है। एक को हम बोलते हैं मोनार्कियल, क्या बोलते हैं? मोनार्की। क्या बोला जाता है? एक को वी कॉल इट मोनार्की, और दूसरे को हम बोलते हैं रिपब्लिक। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। भाई मोनार्की का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हेरिडिटरी एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी इन केस ऑफ मोनार्की। हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी बोले तो कैसा? जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हेड ऑफ द स्टेट कौन रहता है? वहां का किंग या तो वहां की क्वीन। तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हो थ्रू पीरियडिक इलेक्शन? आंसर इज नो, बिकॉज दैट पोस्ट इज हेरिडिटरी। तो जहां पर हेरिडिटरी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को या उस टाइप की पॉलिटी को बोला जाता है मोनार्कियल पॉलिटी। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ इंडिया और इन केस ऑफ यूएसए, यहां पर अगर मैं बात करूं इंडिया की या मैं बात करता हूं यूएसए की, तो यहां पर देखना हेड ऑफ द स्टेट कौन है? बोले हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये प्रेसिडेंट है, तो ये प्रेसिडेंट हमारे यहां पर कैसा है? तो हमारे यहां का जो प्रेसिडेंट है दैट इज इलेक्टेड। हमारे यहां का प्रेसिडेंट कैसा है? बोले इलेक्टेड। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिटी कैसी है? रिपब्लिक। रिपब्लिक मींस रूल बाय द पीपल, देयर इज नो हेरिडिटरी एलिमेंट। सो हेड ऑफ द स्टेट कैसा होना चाहिए? इलेक्टेड। अब प्रेसिडेंट 2 जगह के हो सकते हैं, एक प्रेसिडेंट हो सकता है इंडिया का, एक प्रेसिडेंट हो सकता है यूएसए का। हमारा प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? तो बोले इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। हमारे प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टेड होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और यूएसए के प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टेड होते हैं? थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। तो इलेक्शंस चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इट डजंट मैटर, लेकिन रिपब्लिक का मतलब होता है रूल बाय द पीपल, हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड एंड देयर आर नो हेरिडिटरी एलिमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने बता दिया रिपब्लिक और मोनार्क के बीच का डिफरेंस। सो इंडिया इज अ रिपब्लिकन पॉलिटी बिकॉज देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अरे भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो ब्रिटेन में भी है, जापान में भी है, लेकिन वो कैसे है? मोनार्कियल है। इंडिया में भी है, तो इंडिया कैसा है? बोले रिपब्लिक है। यूएसए में भी है, यूएसए भी कैसा है? रिपब्लिक। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं, ये इससे रिलेटेड नहीं है। There are no hereditary element in our polity. Yes, this should be the correct answer. And head of the state is elected, whether directly, as in case of USA, or indirectly in case of India. The Constitution ensure fundamental human rights. भाई ये इससे रिलेवेंट नहीं है। देयर इज एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। भाई इलेक्टेड पार्लियामेंट तो ब्रिटेन में भी है, इलेक्टेड पार्लियामेंट तो इंडिया में भी है, बट ब्रिटेन इज अ मोनार्क, इंडिया इज अ रिपब्लिक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, दैट इज देयर आर नो हेरिडिटरी एलिमेंट इन अवर पॉलिटी। यहाँ पर मैंने दिया हुआ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, मोनार्कियल भी हो सकती है, रिपब्लिक भी हो सकती है। पब्लिक ऑफिस इज ओपन टू ऑल इन केस ऑफ रिपब्लिक। वाई पब्लिक ऑफिस इज ओपन टू ऑल? मीन्स anyone can become the president of India. You can contest for the presidential election. Even I can contest for the presidential election if we fulfill the qualification required to become president of India. On the other hand, monarch,
यहाँ पर क्या होता है, कुछ हेरिडिटरी एलिमेंट है. फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ द स्टेट वेदर किंग और क्वीन enjoys an hereditary position, you cannot change them through periodic election. For example ब्रिटेन, जापान. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, here office is hereditary. And in case of India office of president is open to all because president is elected through election, whether directly or indirectly it doesn't matter. इंडिया के केस में कैसे इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन. यूएसए के केस में कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन. तो रिपब्लिक का मतलब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द सेक्युलरिज्म. देख लेते हैं क्या बोल रहा है. विद रेफरेंस टू इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं दैट व्हाट इज दिस सेक्युलरिज्म. भाई सेक्युलरिज्म कब बोलते हैं. सेक्युलरिज्म का मतलब होता है नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री. सेक्युलरिज्म का एक सिंपल मीनिंग क्या होता है, दैट इज नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री. नो नेशनल रिलीजन, बोले भारत का क्या है रिलीजन, नेशनल रिलीजन क्या है, देयर इज नो नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया. वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन इक्वली. बोले चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सबको हम क्या करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं, सबको इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं. तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री. तो अब इससे हम कुछ चीजें डिराइव कर देते हैं कि देखना स्टेट के मैटर में क्या रिलीजन इंटरफेयर करेगा. आंसर इज नो. सो रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इन द स्टेट मैटर. अब लेकिन हमारे यहां पर क्या चलता है, देखना अगर स्टेट के मैटर में रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगा तो रिलीजियस मैटर में भी स्टेट क्या करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा. लेकिन यहां पर डिफरेंस आ जाता है कि एक आता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, एक आता है वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, और एक आता है इंडियन सेक्युलरिज्म. एक क्या आता है, इंडियन सेक्युलरिज्म. भाई वेस्ट में तो क्या बोलते हैं, वेस्ट वाले बोलते हैं नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री. बोले ओके. वेस्ट वाले बोलते हैं वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन. वेस्ट वाले तो बोलते हैं कि रिलीजन कुछ होता है ये तो हम मानते ही नहीं. अगर रिलीजन होता ही नहीं है तो वो कभी उसके बारे में हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं, ना रिलीजन कभी स्टेट के मैटर में हस्तक्षेप करेगा. लेकिन वेस्ट में देखना, फॉर एग्जांपल फ्रांस में लाइसाइड बोलते हैं द फ्रेंच फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म. वहां पर कुरान को, जो मुस्लिम की बुक्स होती हैं, उनको पब्लिकली बर्न किया जाता है. तो क्या स्टेट लोगों को रोक सकता है, नहीं रोक सकता. वाई, क्योंकि वहां की तो गवर्नमेंट बोलती है वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन. जब रिलीजन है ही नहीं तो रिलीजियस बुक्स को बर्न करने में प्रॉब्लम क्या है. बट इन इंडिया में हम क्या बोलते हैं कि वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन. रिलीजन एग्जिस्ट, यस वी रिकॉग्नाइज दैट एंड वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, बट वी डू नॉट हैव नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री. दैट्स व्हाई इंडिया इज आल्सो अ सेक्युलर कंट्री. सो इंडिया में वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन. सो अगर यहां पर आप रिलीजियस बुक्स को बर्न करोगे तो डेफिनेटली स्टेट विल इंटरफेयर. और कई बार स्टेट इंटरफेयर करता है और उसमें रिफॉर्म्स लाने की भी कोशिश करता है. जैसे रिसेंटली मुस्लिम्स में बहुत गलत प्रथाएं चलती है, जैसे ट्रिपल तलाक. तो स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने ट्रिपल तलाक जैसी प्रथाओं को बैन किया. ये चीज आपको ध्यान रखना है. सो इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म. मैंने उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहां पर दे दिया. तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं सेक्युलरिज्म पे. इंडियन सेक्युलरिज्म डील्स नॉट ओनली विद द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो डील्स विद द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज. यस, हमारे यहां पर रिलीजियस फ्रीडम सिर्फ मेजोरिटी को नहीं है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी इंजॉय करती है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं. इंडियन सेक्युलरिज्म हैज मेड रूम फॉर एंड इज कंपेटेबल विद द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म. यस, हमारे यहां पर स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक को बैन किया. तो ये बात भी बिल्कुल सही है. विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट. तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2. तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. वेस्ट में क्या बोलते हैं वो लोग, स्टेट डिसोसिएटेड इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन. वो कोई रिलीजन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते. सो रिलीजन डू नॉट गॉट एनी सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. बट इंडियन सेक्युलरिज्म सेड वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन इक्वली. और ये जो सेक्युलरिज्म का वर्ड है ये किसने ऐड किया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया है. तो इसे आपको ध्यान रखना. एंड वी हैव गिवन ऑल द रिलीजन सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. लेकिन क्या स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करते हैं? आंसर इज यस, इंडिया में कर सकते हैं. और जैसे हम लोगों ने किया भी है दैट गवर्नमेंट हैज बैन ट्रिपल तलाक. द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक, कि बोले तलाक 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 बोल देने से तलाक नहीं हो जाता, फोन पे ट्री लिख देने से तलाक नहीं हो जाता. तो इस टाइप की नॉनसेंस रबिश प्रैक्टिसेस को क्या किया गया है, बैन किया गया है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ दीज जनरल स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरली इनकरेक्ट. तो किसके बारे में बात कर रहा है, Which of these general statement about the constitution, constitution के बारे में necessarily incorrect, कि incorrect होना ही चाहिए. तो देख लेते हैं. फर्स्ट,
इट मे स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजंस। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं देन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल बुक। हम लोगों ने कल भी देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है, रूल बुक। सो कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर क्या बोल रहा है, इट मे स्पेसिफाई, वो चाहे तो बता सकता हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी एंड हु विल हैव विच पावर, इवन इट कैन इंपोज restrictions on the power of the government। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इट मे स्पेसिफाई द आइडियाज दैट गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड फॉलो एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। भाई वो बोल रहा है इट मे स्पेसिफाई, वो चाहे तो बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, जरूरी नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, तो चाहे तो बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशन यस गवर्नमेंट शुड फॉलो दिस काइंड ऑफ पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि यस इवन अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दीज आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ instructions given to the government by the constitution of India। तो which of the above is are correct? So both are correct। so मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर C। इजी था। कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया के केस में आता मे कॉन्स्टिट्यूशन हैव स्पेसिफाइड हाउ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। इन केस ऑफ यूएसए इट इज नॉट स्पेसिफाइड। तो ध्यान रखना, यूके डज नॉट हैव इवन कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। क्यों? क्योंकि वहां पर तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी वहां की लॉ पार्लियामेंट बना देती है वही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution may specify the ideal that government should follow like the directive principle of state policy, fundamental duties। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसके बारे में बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 2 3 देखते हैं। पहले 1 देखते हैं। It is a set of written rules. Yes, Indian Constitution is written rules that are accepted by all the people living together in the country. Yes, Constitution मतलब it is set of written rules because Indian Constitution is written and it is accepted by all the people living in the country. Yes, this is correct. Statement 2 देख लेते हैं। It specify how the government will be constituted and the distribution of decision making power therein. Yes, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई कर रखा है हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये बात अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखी, बिल्कुल सही है। थर्ड क्या बोल रहा है? इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। यस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? रूल बुक। रूल बुक किस टाइप की? लोगों के एस्पिरेशंस को बताती है, हाउ वी कैन क्रिएट अ गुड सोसाइटी। सो इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज बात करती है कि सोसाइटी कैसी होना चाहिए, डीपीएस भी बात करती है सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। सो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इनमें से कौन कौन से करेक्ट है? ऑल द 3 आर करेक्ट। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परसिवरेंस आईएएस आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल बैच लेके आया यूपीएससी और एमपीपीएससी का, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 1 ईयर की, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा बोथ प्री एंड मेंस। अगर आप चाहते हो इसको ज्वाइन करना तो आराम से ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और भी कोई डाउट है तो आप इस फोन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, नंबर है 9113911223। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, Which of these is against the ethos of Indian democracy and constitution? Which of these is against? बोल रहा है इनमें से कौन सी चीज against है? Against the ethos of Indian democracy and constitution. Religious intolerance. Yes, this is against the ethos of Indian democracy and constitution. Why? Because ये किसके अगेंस्ट है? सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। और सेक्युलरिज्म हमने देखा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने तो वर्ड भी ऐड किया है। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस होगा तो फिर सेक्युलरिज्म कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा? तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो एक वोट करने का तरीका होता है जो हमने अडॉप्ट कर रखा है इन केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये तो नहीं हो सकता। साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, क्या ये अगेंस्ट है क्या इंडियन डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के? नहीं, इवन हमने भी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन कर रखा है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी, भाई सेपरेशन ऑफ पावर है डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी से, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कैसे हो गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट तो क्या? रिलीजियस इंटॉलरेंस, बिकॉज it is also against the secularism. So religious intolerance not only against the freedom of expression given under article 19, but it is also threatening the concept of secularism. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमने अडॉप्ट कर रखा राज्यसभा और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद बात करता है रिगार्डिंग साइंटिफिक टेम्पर अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर हमने यूएसए से बोरो किया है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन को देख चुके हैं, तीसरा चौथा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो भाई ये एक्स ऑफिशियो का मतलब आप लोगों को पता होगा, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट जगदीश धनखड़, हु इज जगदीश धनखड़, जगदीश धनखड़ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, बोले जगदीश धनखड़, तो जगदीश धनखड़ ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों बन जाएंगे, बिकॉज ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनने के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, because he is the vice president, so he automatically becomes the chairman of Rajya Sabha. This is the meaning of ex officio. Because of the office that he is holding, he becomes eligible for becoming the chairman of Rajya Sabha. So vice president ही हमेशा chairman of Rajya Sabha बनेगा। ये हमने कहां से कॉपी किया है, ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया, तो बात बिल्कुल सही है। सेकेंड बोल रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। यस, ये भी हमने कहां से लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी हमने कहां से लिया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इवन द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी इसकी भी मेथड भी हमने कहां से कॉपी की है, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से की है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाई ये हमने कहां से कॉपी किया है, तो आप लोगों को पता होगा, ये तो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है, तो ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी नहीं किया है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये तो हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना, तो ये भी हमने यूएसए से कॉपी नहीं किया है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर कॉपीड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, 1 and 2 ओनली, तो दैट इज ए। तो ये चीज इजी थी काफी। हाउ मेनी प्रोविजंस आर कॉपीड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, मैनी फीचर्स, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने दिए हुए लाइक फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3, वो हमने कहां से कॉपी किए, यूएसए से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंपीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट गिवन अंडर आर्टिकल 61, इंपीचमेंट प्रोसीजर, प्रेसिडेंट को निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो वो फीचर भी हमने कहां से कॉपी किया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो भी हमने कहां कॉपी किया, इफेक्टिव मेजोरिटी लगती तो बोले यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीजर फॉर रिमूविंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये प्रोसीजर भी हमने कहां से कॉपी किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जुडिशियल रिव्यू, ये भी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये भी कहां से लिया हमने, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो रिटन बिकॉज ऑफ द वी हैव कॉपीड इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। और प्रियम्बल ऑफ बोथ द कंट्री स्टार्ट्स विद वी द पीपल, तो वी द पीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज लाइक द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने कहां से कॉपी किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। तो आपको इजीली ये सारी चीजें याद रखना है, यहाँ पर मैंने लिस्ट को दे रखी है, आप लोग आराम से घर पे देख लेना। अगेन क्वेश्चन आ गया है 8th शेड्यूल के ऊपर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एट प्रेजेंट द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, बोले इनमें से कौन सी लैंग्वेज के बारे में बात वो नहीं करता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब भाई 8th शेड्यूल के अंदर आप लोगों को पता है टोटल कितनी लैंग्वेजेस है, टोटल देयर इज लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश इज नॉट देयर, ये हमने देख ली। यहाँ पर इन 22 लैंग्वेजेस में क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं और नॉन क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं, ये आपको पता है। यहाँ पर इवन ट्राइबल लैंग्वेजेस भी हैं, 2 ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, है ना। टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस और बाकी नॉन क्लासिकल लैंग्वेजेस भी दी हुई हैं। सो कश्मीरी दी थी क्या, हाँ कश्मीरी दी थी। संस्कृत इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, तो हाँ 6 क्लासिकल लैंग्वेज में संस्कृत दी हुई है। उड़िया दी हुई क्या, उड़िया इज ऑल्सो अ क्लासिकल लैंग्वेज, तो उड़िया भी दी हुई है। अब देखो राजस्थानी पे डाउट है ना, तो इसको 2 मिनट रुक जाओ। 1, 2 and 4 शुड बी करेक्ट, 1, 2 and 4 इज करेक्ट। सो देखो क्या बोल रहा है, नॉट स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो 1, 2 और 4 तो है ही है। सो जहां जहां 1, 2 और 4 है, 2 है, 1 है, 4 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3। इट मींस राजस्थानी इज नॉट गिवन इन द लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस, क्योंकि पूछ रहा है नॉट स्पेसिफाइड, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है, टोटल 22। ओरिजिनली कितनी थी, केवल 14, बाद में और ऐड करी। ऐड कैसे करोगे, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। राजस्थानी इज नॉट इंक्लूडेड। याद कैसे करोगे, बार बार 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। लाइक आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो उर्दू भी यहाँ पर है, इंग्लिश यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हिंदी भी यहाँ पर है, तो हिंदी भी यहाँ पर है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ईजी है, क्योंकि हिंदी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। कश्मीरी भी दी हुई है, असामीज भी दी हुई है ना, कोंकणी, मैथिली भी दी हुई है, मलयालम भी दी हुई है, मणिपुरी भी दी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल बिकॉज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जरूरी क्यों है ना, एज अ इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों जरूरी है, एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग
द फ्रीडम ऑफ पीपल, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। नहीं, इवन एन ऑटोक्रेटिक स्टेट कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सऊदी अरेबिया में भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? आंसर इज नो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। People elect their representative. Representatives work on the behalf of the people of India. Means people are supreme. This is the meaning of democracy. तो वो स्टेटमेंट ढूंढना। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इंडिया के केस में तो ये बात सही है, लेकिन ब्रिटेन में भी तो डेमोक्रेसी और वहां पे तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इवन अ कंट्री विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो हैव डेमोक्रेसी लाइक ब्रिटेन। तो ये वाली बात भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। मेंबर ऑफ द स्टेट रिटेन सम कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स। यस, ये बात बिल्कुल सही है। मेंबर ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है? इट इज द पीपल रिटेन कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स मींस द गवर्नमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है। रेफरेंडम्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये गलत है। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हम लोगों से डायरेक्टली पूछते हैं उनकी ओपिनियन कि बोल, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ने पूछा था ब्रेक्जिट पे कि क्या ब्रिटेन को एग्जिट हो जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन से, तो उनको दो ऑप्शन दिए गए, यस और नो। वैसे हमारे यहाँ पर ये रेफरेंडम का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन ये असेंशियल फीचर नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेंबर ऑफ स्टेट रिटेन सम कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स, है ना। मैंने सारी चीजें बता दी आपको ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट एनालॉगी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रूल बुक। देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन भी इजी आ जाते हैं। सो पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। एंथोलॉजी मतलब ये तो पोएम्स वगैरह। क्या कॉन्स्टिट्यूशन डिक्शनरी है क्या कि इसका मीनिंग क्या है उसका मीनिंग क्या है? नहीं, उसके लिए तो आईपीसी वगैरह दी हुई है। सोशल रजिस्टर, सोशल रजिस्टर इज फॉर सम पीपल ओनली। फॉर एग्जाम्पल आसाम में बना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो ये तो सिर्फ कुछ लोगों के लिए था, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर एवरीवन, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो सोशल रजिस्टर नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, एंथोलॉजी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मींस रूल बुक। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, तो धीरे धीरे हम इस टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे। असर्शन रीजनिंग वाला है। असर्शन देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। पॉपुलर सॉवरेनिटी मींस पीपल आर सुप्रीम। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? दैट मीन्स द पीपल आर सुप्रीम। तो पीपल आर सुप्रीम का मतलब क्या होता है? पीपल आर सुप्रीम का मतलब होता है पीपल लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। यस, ये बात सही है। आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज यार पीपल आर सुप्रीम, नॉट द गवर्नमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, रीजन क्या बोल रहा है। Popular sovereignty implies that government can only exercise authority if it has been given permission to do so by the people. Yes, this is the meaning of people are supreme. People supreme कब कहलाएंगे? जब गवर्नमेंट वही काम करे जिसकी उसको इजाजत वहां के लोग देते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। So assertion is correct and R explains A. तो A is correct and R is appropriate explanation of A. तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? A, बिकॉज ये क्या पूछ रहा है? Which of these is are correct. Easy क्वेश्चन था। Popular sovereignty means political authority flows from the people to the government, which means government can only exercise authority if it has been given permission to do so by the people. ध्यान रहेगा। and therefore popular sovereignty limits the power of government, और यही इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपको यूपीएससी एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना है तो 4500 रुपीज़ के अंदर हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है? जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर कोई भी डाउट वगैरह आता है तो यहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप आराम से इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, कमेंट में अपने डाउट को छोड़ सकते हैं, उसके ऊपर आंसर आपको टाइमली कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किसके ऊपर है? यूनिवर्सल सफरेज वोटिंग राइट्स टू ऑल एलिजिबल वॉज ग्रांटेड टू वुमेन ऑल ओवर इंडिया इन। बोले सारी वुमेन्स को राइट टू वोट कब दे दिया गया था? तो देख लेते हैं। 1951 इंडिया रिपब्लिक वॉज फॉर्म्ड। यस, 1950 में भी कब? 26 ऑफ जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। तो हम लोगों ने क्या दे दिया था? सभी लोगों को राइट टू वोट दे दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो राइट टू वोट सभी को दिया था। सो सभी में कौन आ गया? इट ऑल्सो इंक्लूड्स वुमेन। और वुमेन भी बोले कौन सी वुमेन्स? बोले ऑल द वुमेन। सारी वुमेन्स को कब दे दिया था? 1950, 26 January of 1950 when the constitution was adopted and India became republic. Republic means rule by the people, head of the state is elected.
मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ये तो कब आया था 1909 में, तो क्या इसने ऑल द वुमेन्स को दे दिया था, ऑल द एलिजिबल नहीं, इसने कुछ चुनिंदा लोगों को दिया था, हु आर एजुकेटेड, हु पे टैक्सेस, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी, तो ये तो नहीं आएगा। आंसर तो मेरा आ चुका है ए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने भी लिमिटेड लोगों को 10% लोगों को ही सिर्फ राइट टू वोट दिया था, वो भी सारी वुमेन्स को नहीं दिया था, जो टैक्सेस वगैरह देती थी, जो रिच थी, जो एजुकेटेड थी, उन्हीं को दिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1939 जनरल इलेक्शन, इसने भी सबको नहीं दिया था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सारी वुमेन्स को कब मिला था, 1950 में, 26 जनवरी 1950 when constitution was adopted and India became republic। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, which of the two principal themes of democracy are inseparable or cannot exist without each other। बोले इनमें से कौन सी दो चीजें एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। इक्विटी एंड जस्टिस, क्या ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। अगर सबको आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दोगे, इम्पार्शियल सबके लिए नहीं रहोगे, तो क्या आप जस्टिस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फ्रेटर्निटी एंड सॉवरेनिटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो क्या अगर फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो क्या नेशन सॉवरेन नहीं बचेगा। अगर लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे से बैरभाव रखेंगे, तो क्या नेशन सॉवरेन नहीं होगा, नहीं, ये तो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर कुछ लोग साथ मिलकर नहीं भी रहते हैं, तो क्या भारत ऐसा है कि सॉवरेन नहीं बचेगा, दोबारा गुलाम हो जाएगा क्या, नहीं। तो ये तो एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, और ये पूछ रहा है विच कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। सो फ्रेटर्निटी एंड सॉवरेनिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, सॉरी अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी। फॉर एग्जांपल थ्रू आरटीआई एक्ट हमने क्या करा, गवर्नमेंट को हमने क्या ठहराया, अकाउंटेबल। सो हमने गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कैसे ठहराया, क्योंकि आरटीआई के थ्रू हमने क्या लाने की कोशिश करी, वी ट्राई टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड थ्रू ट्रांसपेरेंसी वी वांट आवर गवर्नमेंट टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। तो ये चीज ध्यान रखना, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सो इसमें आंसर क्या होगा, थीम्स विच आर इनसेपरेबल और कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। इनमें से कौन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। सो ए और सी मेरा आंसर हो जाएगा, तो मेरा आंसर यहां पर हो जाएगा डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। इजी था। जस्टिस का मतलब क्या होता है, फेयरनेस। इक्विटी मींस इम्पार्शियलिटी। सो इम्पार्शियल नहीं रहोगे तो आप फेयरनेस कैसे कर पाओगे। सी वाला मैंने बताया ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। इफ गवर्नमेंट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, हाउ कैन वी हेल्ड अवर गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का भी दोनों का एक साथ होना जरूरी है, बिकॉज दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा डी, ए एंड सी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोपोगेट और रिफ्लेक्ट सर्टेन सोशल और मॉरल वैल्यूज। सोशल और मॉरल वैल्यूज, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट करता है। पार्ट थ्री टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। सो वहां पर सोशल और मॉरल वैल्यूज है, यस वहां पर बहुत सारी सोशल वैल्यूज है, बहुत सारी मॉरल वैल्यूज की वो बात करता है। पार्ट फोर टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल सोशल वैल्यूज की बहुत सारी बात करता है, ये वाली बात भी सही है। पार्ट 4A टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, अगेन सोशल और मॉरल वैल्यूज की बात करता है, तो ये वाली बात भी सही हो जाएगी। पार्ट 5 किसके बारे में बात करता है, पार्ट 5 टॉक्स अबाउट यूनियन, तो क्या सोशल और मॉरल वैल्यूज की बात करता, नहीं ये तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। सो ये मेरा नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, और 1, 2 और 3 कहां पर दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप तब अटेम्प्ट कर पाओगे जो आपको पता होगा कौन से पार्ट में क्या चीज दी हुई है और कौन से पार्ट में क्या चीज दी हुई है। काफी आसान है, क्योंकि आप बार बार जब सारी चीजों को पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी। इनको फैक्चुअल डेटा में कंसिडर नहीं किया जा सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 3 हैव सर्टेन वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा। डीपीएसपी सेट ऑफ वेलफेयर आइडियाज, तो ये भी सोशल और मॉरल वैल्यूज है। फंडामेंटल ड्यूटीज टॉक्स अबाउट फ्रेटर्निटी, रिस्पेक्टिंग वुमेन, नेशनल फ्लैग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये भी क्या है सोशल और मॉरल वैल्यूज के बारे में बात करता है। पार्ट 5 डील्स विद लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जो वहां पर सोशल और मॉरल वैल्यूज की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। द एडिशन और डिलीशन ऑफ अ लैंग्वेज फ्रॉम 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स। भाई हम लोगों ने ऑलरेडी देखा 8th शेड्यूल कहां पर दिया हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। सो अगर 8th शेड्यूल में जो लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस हैं, अगर इसमें से किसी लैंग्वेज को और आपको इसमें ऐड करना है या किसी लैंग्वेज को डिलीट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। सो भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई भी लैंग्वेज को ऐड करना है, डिलीट करना है, तो आपको क्या लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। अंडर आर्टिकल जो प्रोसीजर दे रखा है 368, उसके ही थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज को ऐड या डिलीट कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल शो ऑफ है क्या, कि कल को मोदी जी बोलेंगे ठीक है सौराष्ट्र की ये लैंग्वेज को भी हम क्या कर रहे हैं 8th शेड्यूल में ऐड कर रहे हैं, तो हो जाएगा क्या, नहीं। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड क्या बोल रहा है,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। भाई आर्टिकल 368 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो कैसे करना पड़ेगा आपको, बाय स्पेशल मेजोरिटी, नॉट बाय सिंपल मेजोरिटी। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, यस अंडर आर्टिकल 368, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, कि अगर आपको किसी भी लैंग्वेज को ऐड करना है, डिलीट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी गिवन अंडर आर्टिकल 368। डी क्या बोल रहा है, लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या राज्यसभा मन से ऐसा कुछ भी कर सकती है क्या, नहीं। क्या आपने स्पेशल पावर राज्यसभा में ये सब चीज़ें पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, इसका मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं दी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं दिया हुआ 8 शेड्यूल में क्या है, टोटल 22 लैंग्वेजेस है। इनिशियली कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस थी। तो ध्यान रखना 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये 4 लैंग्वेज और ऐड करी है। तो मतलब अगर आपको लैंग्वेज को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना ही पड़ेगा। पहले कितनी लैंग्वेजेस थी, केवल 14, और आज कितनी लैंग्वेजेस है, 22। तो जो एडिशन हुआ है, जो लैंग्वेजेस ऐड हुई है, वो कैसे हुई है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेस्क्यू इज रिलेटेड विद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, कोई बेतु का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मत सोचना ये क्या पूछ लिया है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द फेमस प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेस्क्यू इज रिलेटेड विद, सो द फेमस प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेस्क्यू इज रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये कहाँ से पूछा था, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, क्लास 8th क्लास की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें दिया हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन। सो मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल क्या है, इट टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। तो इस समय कब चलता था ये, जब कॉलोनियल पीरियड था। सो कॉर्नवालिस ने मॉन्टेस्क्यू के प्रिंसिपल को यूज किया था और क्या किया था, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को अरेंज करने की कोशिश करी थी। सो कॉर्नवालिस प्रिपेयर्ड अ कोड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेस्क्यू व्हिच टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। और उसने इस प्रिंसिपल को कहाँ लगाया था, इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, पुलिस, कमर्शियल, फिजिकल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। एंड कॉर्नवालिस मेड ऑल द ऑफिशियल आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट गवर्नमेंट डिराइव इट अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट सॉवरेनिटी फ्रॉम। डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब क्या होता है भाई, मैंने बार बार बताया, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी मीन्स द रूल बाय द पीपल। कौन रूल करता है, रूल बाय द पीपल, मीन्स द पीपल आर सॉवरेन। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, पीपल। सो रूलर जो भी होता है वो किसके बिहाफ पे रूल करता है, सो रूलर रूल्स ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सो इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट गवर्नमेंट डिराइव इट अल्टीमेट सॉवरेनिटी फ्रॉम सिटीजन ऑफ द स्टेट, यस ये होना चाहिए, सिटीजन मीन पीपल ऑफ द स्टेट। टेरिटरी के जमीन से वो पावर मांगते हैं क्या, लॉस गवर्निंग द स्टेट, पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं वो भी अपनी अथॉरिटी कहां से लेके आते हैं, फ्रॉम द पीपल ऑफ स्टेट या सिटीजन ऑफ स्टेट। सो डेमोक्रेसी मींस रूल बाय द पीपल एंड पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड गिव देम अथॉरिटी टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगेन बता रहा हूं, अगर आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना है, बहुत ही क्वालिटी के लेक्चर्स देखना है, सो आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस हमने मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखी है, दैट इज 4500 रुपीज ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट पैकेज देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 1 ईयर। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करके जाना है। कोई भी डाउट वगैरह आता है तो मेरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप आराम से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। Which of these countries are constitutional monarchies? इनमें से कौन सी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज है। मोनार्कीज का मतलब मैंने पहले भी बता दिया था, हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट इलेक्टेड। फॉर एग्जांपल हमने देखे थे ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में कौन होता है, वहां का किंग या क्वीन, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते थ्रू इलेक्शन। फॉर एग्जांपल जापान, जापान में क्या चलता है, किंग, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। सो देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से मोनार्की हैं। और एक चलता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक मीन्स रूल बाय द पीपल। रिपब्लिक मीन्स वहां पर कोई भी हेरिडिटरी एलिमेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कहाँ इलेक्ट होता है, यूएसए में इलेक्ट होता है, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड कहाँ होता है, तो आप बोलोगे इंडिया में होता है। सो 2 टाइप की पॉलिटी हो सकती है, मोनार्की या रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक। तो देख लेते हैं पहले सीरिया। सीरिया में आपको पता बशर अल असद वहाँ के प्रेसिडेंट है। अब चलो आपको डाउट हो सकता है कि यार सीरिया में वो इलेक्टेड है या हेरिडिटरी है, बट मैं बता देता हूँ वो इलेक्टेड है। ऑल दो वो पावर को छोड़ते नहीं है, पीरियोडिक इलेक्शन नहीं होते, बट फिर भी वो क्या है, इलेक्टेड है। तो मतलब ये तो क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया। बट चलो आपको यहाँ पर नहीं भी पता था, डाउट था, इसको छोड़ दो। भूटान, चलो भूटान में किंग है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि हमारा नेबर भी है। तो ये तो क्या हो गया, मोनार्की हो गया। ये तो क्या हो गया, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ
पॉलिटी हो गया। टर्की, भाई टर्की बहुत न्यूज़ में रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब अर्दोगन, उन्होंने बोला है कि भाई टर्की इज अ रिपब्लिक, मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। बोले लेकिन इलेक्शन अब कब होंगे? बोले हर 40 साल में होंगे। बोले 5 साल 6 साल में नहीं होंगे, 40 साल में होंगे, मतलब स्टिल वी आर रिपब्लिक। कोई मैंने हेरिडिटरी नहीं किया, बस इलेक्शन क्या होंगे? 40 साल में होंगे। सो टर्की इज ऑल्सो रिपब्लिक। सो देखो ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज। सो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि रिपब्लिक है। यस, भूटान होना चाहिए, टर्की नहीं हो सकता बिकॉज टर्की इज ऑल्सो रिपब्लिक। कंबोडिया, चलो कंबोडिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट हमारा अगेन नेबर चाइना। चाइना का पूरा नाम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक मींस जो शी जिनपिंग है, वहां के जो शी जिनपिंग है दैट इज इलेक्टेड। वो कैसे रहते हैं? इलेक्टेड। ऑल दो वहां पर एक ही पार्टी चलती है, मतलब आप वोट तो देने जा रहे हो लेकिन पार्टी एक ही है। बोले वोट किसको देना? बीजेपी कांग्रेस? बोले भाई सिर्फ बीजेपी की कैंडिडेट है, कांग्रेस है ही नहीं लाइन में। सो चाइना में क्या चलता है? वोटिंग तो होती है, शी जिनपिंग, और वो क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब वहां पर इलेक्शन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, लेकिन वहां पर एक ही पार्टी है, वन पार्टी है वहां पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये है क्या? ये भी मोनार्की नहीं है बिकॉज चाइना इज ऑल्सो रिपब्लिक। तो अब देख लेते हैं, 1 3 5 तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पे 1 3 5 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 4। तो भूटान में क्या है? मोनार्की है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी। और कंबोडिया क्या है? दैट इज ऑल्सो मोनार्की, हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बताया डेमोक्रेसी या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकती है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, या फिर रिपब्लिक हो सकती है वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। इंडिया के केस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और यूएसए के केस में डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? हेयर प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट टू लेजिस्लेचर। अब ये मैंने सारे एग्जांपल दे रखे हैं। इवन चाइना इज रिपब्लिक, पावर विद सिंगल पार्टी, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो शी जिनपिंग इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, है ना? कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? आई थिंक बस लास्ट क्वेश्चन ही बचा हुआ आज का। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल टू हैव एंड सस्टेन अ डेमोक्रेसी। इनमें से किस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी टू सस्टेन अ डेमोक्रेसी? पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ सिटीजन। भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। अब रूल बाय द पीपल में अगर आप पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं रखोगे लोगों को, मतलब 1 सिटीजन 1 वोट नहीं रखोगे या सारे सिटीजन की वैल्यू ऑफ वोट बराबर नहीं रखोगे, तो हो सकता है आप किसी एक सिटीजन को बोलो कि आप वोट डालोगे तो 1000 काउंट करूंगा, गरीब को बोलो आप वोट डालोगे तो मैं आधा काउंट करूंगा। सो पॉलिटिकल इक्वलिटी तो रखना पड़ेगी अगर आपको डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है। और ये क्या पूछ रहा है? नॉट असेंशियल। सो दिस इज असेंशियल, यस दिस इज असेंशियल, सो दिस कैन नॉट बी माय आंसर। फ्रीडम टू अपोज गवर्नमेंट डिसीजन, यस रूल बाय द पीपल का मतलब क्या है कि अगर लोगों को गवर्नमेंट के डिसीजन पसंद नहीं आएंगे तो उसको अपोज भी करेंगे, और जो हमारे यहाँ होता भी है। सो दिस इज ऑल्सो असेंशियल टू हैव एंड सस्टेन द डेमोक्रेसी। और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, क्या रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो डेमोक्रेसी तो दोनों जगह है, ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है और इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। सो इंडिया में तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कैसा है? रिटर्न। लेकिन ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा? अनरिटन। सो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न या अनरिटन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी तब भी सस्टेन कर जाएगी। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है, वीडियो पसंद आया है तो आराम से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स वगैरह करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर न्यू बैच ज्वाइन करना है तो मैंने बता दिया 4500 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें प्री प्लस में इसकी कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। और अगर चैनल बहुत पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।